नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें मेन बात क्या होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बताया जाता है कि राज्य यानी जो देश है, जो कार्यपालिका है, जो संसद है, आपके लिए क्या क्या कानून बनाएगी। देश में शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो कैसे कैसे कदम बनाएगी, कैसे कैसे कदम उठाएगी, उसी को ही हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और साथ ही साथ जो नागरिक होते हैं, अगर उनको मूल अधिकार दिए गए हैं तो उसके साथ ही साथ उनको कुछ मूल कर्तव्य भी दिया गया है। मूल कर्तव्य कि राज्य, जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, अपने राज्य यानी अपने देश के लिए क्या क्या करेगा, क्या क्या करने की उसकी संभावनाएं हो सकती हैं, वह कैसे एक अच्छा नागरिक बनकर एक देश को अच्छा देश बनाएगा। ये सारे कर्तव्य जो बताए गए हैं वह मूल, जो आप देखेंगे मूल कर्तव्य उसमें बताए गए हैं। तो वही नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिलेगा कि राज्य अपने नागरिक और देश के लिए क्या क्या करेगा, ये बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी यूपीएससी हो या तो कोई एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, अगर पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं तो नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न बनना एकदम कंपलसरी होता है, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन की बहुत ही मेजर पोर्शन में से एक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही यह ध्यान रखिए कि जो बुक है वो यूथ कंपटीशन की एक बुक है जिसमें पॉलिटी के लगभग 1 लाख प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आप समझ रहे हैं, मतलब 1 लाख प्रश्न है पॉलिटी के। और 1 लाख प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं आप कि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारे परीक्षाओं को वो जो है एक बिंदुवार क्रम में इस पुस्तक में रख दिया गया है, इसलिए हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित है। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश से लिया गया है, यानी किस देश से यह अवधारणा अपनाई गई है? वह अपनाई गई है आयरलैंड के संविधान से अपनाई गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? ये सकारात्मक प्रकृति का है, तो वहीं हमारे जो मूल अधिकार है वो नकारात्मक प्रवृत्ति के आते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करते हैं? वह पूरा करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरा करते हैं। इसने कहा था नीति निर्देशक तत्व का आशय यह नहीं है कि केवल की पूजनीय घोषणा बनाए रखा जाए। वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा किसने? ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान की मूल आत्मा ग्रेवलिन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को कहा था। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा भाग 4 में दी गई है, अनुच्छेद 36 में दी गई है। तो वही प्रश्न बन जाए भाग 3 में किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के लिए उसके लिए वाद नहीं किया जाएगा? वह आप देखेंगे अनुच्छेद 37 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो राज्य की परिभाषा है वो दी गई है। वही 36-37 में ये बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसी प्रकृति के होंगे? वह सकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा और इसे न्यायालय में
प्रवर्तनीय, यानी इसके लिए न्यायालय में हम किसी प्रकार का केस नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति नीति निर्देशक तत्व को आधार बनाकर न्यायालय में जाकर राज्य के प्रति किसी प्रकार का केस नहीं कर सकता है। अब है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ पाया जाता है। तो जो भारत के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखी जाती है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में देखी जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है? वह किया गया है समाजवादी में किया गया है, दूसरा गांधीवादी में और तीसरा उदार बौद्धिकतावादी में किया गया है। संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत भाग है? और देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हीं के आधार पर तो शासन चलेगा, नीतियां बनेगी, नीतियों का निर्धारण होगा। तो जाहिर सी बात है इस पार्ट्स के नाम भी पढ़ के पता चल रहा है कि ये जो पार्ट बनाए गए हैं वह कैसे बनाए हैं। भारत के शासन में आधारभूत स्ट्रक्चर यानी आधारभूत नीतियों को बनाने के लिए ये पार्ट बनाए गए हैं। अब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का मूल मंत्र या मर्म कहा जाता है? वह अनुच्छेद 38 को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का मूल मंत्र या मर्म कहा जाता है? वह कहा जाता है अनुच्छेद 38 को कहा जाता है। अब है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद 38 में किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद 38 है। क्या है? अनुच्छेद 38 है। अब है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में मुख्यतः कौन सी बातें उल्लेखित हैं? उसमें उल्लेखित है कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य कोई ऐसी नीति तो नहीं बना रहा है या ऐसा कोई जो है कानून तो नहीं ला रहा है जिससे नागरिकों में सुशासन के साथ साथ जो देश की अखंडता का भी अभाव आ रहा हो। कोई ऐसी नीतियां तो नहीं ला रहा है जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। तो ये सब जो बनाते वक्त ये नीति निर्देशक तत्व के संबंध में ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते। भाई जाहिर सी बात है जैसी नीतियां बनेंगी वैसे शासन होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 37 में साफ बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रवर्तनीय या न्यायालय में इसके लिए केस नहीं किया जा सकता है। हम लोग ने अभी देखा था, आर्टिकल 37 में बताया था। अब है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? वह अनुच्छेद 39 का में सम्मिलित है। किसमें है? अनुच्छेद 39 का में सम्मिलित है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में है? यानी कि सभी को अपनी आजीविका यानी अपने लिए व्यापार करना, अपनी आजीविका को बनाए रखने का अधिकार किसमें दिया गया? वह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 39 का में दिया गया है। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? वह अनुच्छेद 39 खा में किया गया है। यह समान कार्य से समान वेतन का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कार्य पुरुष कर रहा है उसको 100 रुपये मिल रहा है, अगर वही कार्य महिला कर रही है तो उसको 80 रुपये नहीं मिलेंगे, उसको भी 100 रुपये मिलेंगे।
तो यही समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा लाई गई है और इसके लिए जो नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल है वह है 39 घ का आर्टिकल है, याद रखिएगा। संसद द्वारा समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया है? वह अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। समान न्याय एवं निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 39 का में है कि समान न्याय एवं निशुल्क विधि सहायता। आप जानते हैं हमारे देशों में जो लॉयर हैं बहुत बड़े बड़े, कुछ गरीब लोग, अधिकांश गरीब ऐसे हैं जो इनके ऊपर कोई केस या उनको अगर अपनी बात न्यायालय में रखनी तो उनको जो है उनको वकील अपने लिए हायर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, उनको कानून यानी कि उनको राज्य जो है वो जो है निशुल्क विधि सहायता यानी कि निशुल्क जो है कानून प्रोवाइड तक की लॉयर प्राप्त कराएगी। वह किस में लिखा गया है? वह आर्टिकल 39A में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? वह देखता है बालकों के कल्याण के लिए यह निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? वह अनुच्छेद 41 में मिलता है, याद रखिएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 41 में मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा? वह रहेगा अनुच्छेद 42 में रहेगा। इसमें रहेगा अनुच्छेद 42। और यह क्वेश्चन देखेंगे 2019 के यूपीएससी में यह प्रश्न आया हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद जो है आप देखेंगे 42 में किया गया है। अब है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अभी निर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है? वह आप देखेंगे रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में हुआ था। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया है? मनरेगा कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत किया गया है। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार मिल रहा था, मतलब सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मनरेगा योजना के थ्रू बहुत ज्यादा काम हो रहा था, लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाए जा रहे थे। यह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसा कार्यक्रम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसने जब हमारे इकोनॉमिक की पूरी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई थी कोरोना के दौरान, तो यह योजना ही थी जिसने इसको फिर से हमें सीधा करने में सहायता दी, हमारे देश की इकोनॉमी को सीधा करने में सहायता दी थी। तो मनरेगा जैसे कार्यक्रम जो देश की सरकार है उसको चलाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल मनरेगा ही एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे आप रोजगार उत्पन्न कर सकते। इस तरह के कई प्रोग्राम चलाने चाहिए सरकार को, जिससे सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर होगा। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 43 से लिया गया है। कुटीर उद्योग के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? वह की गई है अनुच्छेद 43 में की गई है। कुटीर उद्योग से क्या होता है ना, जो भी समाज में उद्योग होता है या जो भी घराने में या जो भी घर में कुटीर उद्योग होता है ना, वह जो उद्योग होता है कुटीर उद्योग, वह आत्मनिर्भर बनाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के ऊपर रोजगार के लिए डिपेंड नहीं होता है, वह व्यक्ति को श्रमिक बनाता है, एक अच्छा मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है जो कुटीर उद्योग। और कुटीर उद्योग से क्या होता है ना, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी इकोनॉमिक्स की और भी ज्यादा मजबूत होती है।
अब आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? वो की गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता का। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? वह की गई है 39 का में की गई है। सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया है 39 खा में। किसमें किया गया? 39 खा में, 43 खा में किया गया है। सहकारी समिति किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व से जोड़ी गई है? वह की गई, कहाँ जोड़ी गई? वह की गई 97वां संविधान संशोधन 2000 सन 2011 से जोड़ी गई है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था। वह किया था सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 में। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद 44 में किया गया है। और कौन सा ऐसा राज्य अभी हाल ही में किस राज्य ने इस अनुच्छेद को पूर्णतः लागू किया है? तो वह उत्तराखंड ने किया है। इससे पहले गोवा में भी समान नागरिक संहिता पहले से लागू थी, लेकिन गोवा में जो समान नागरिकता संहिता जो लागू है वह औपनिवेशिक काल से प्रेरित है, और साथ ही वहां देखेंगे पूरा जो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से चलता है वहां पास। अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का, 43 का और 48 का जोड़े गए थे। इसमें आप देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी बातें की गई थी। उसके बाद देखेंगे इसी 39 का में आपको देखने को मिलेगा क्या, निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बात की गई थी। अब है किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था? वह किया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। जो आर्टिकल 38 है उसमें बदलाव किया गया था। उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो हुआ था 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद 45 में किया गया है। अब है पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया है अनुच्छेद 47 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा सकता है? आर्टिकल 47 के माध्यम से कर सकता है। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में ली गई है? वह ली गई है अनुच्छेद 48 में ली गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं समर्थन और वन तथा वन जीव की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद है 49 में किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रतिकरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 50 में मिलता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद 51 में किया गया है। और यह प्रश्न देखेंगे लगातार यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस में तो मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष से लगातार यह प्रश्न किसी न किसी रूप में आ रहा है, और अब की बार आर जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
वह 51 में किया गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। इस तरह की बातें की गई हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने का, संगठित लोगों में एक दूसरे से व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धता के प्रति उदार बढ़ने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाएंगे। वह कहा था केटी शाह। यहाँ बैंक क्या है, यहाँ बैंक जो है यहाँ राज्य है। और राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही आपको की जो धन राशि है उसको प्रोवाइड कराएगा। ये बात ध्यान रखी गई। किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था। अब उसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पास। अब है किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ये कहा था BN राव ने कहा था। किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों के प्राप्ति के माध्यम में, वो कहा था ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। राज्य क्या करेगा, राज्य समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। उसके बाद अनुच्छेद 47 क्या कहेगा, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य का कर्तव्य क्या है कि पोषाहार स्तर को ऊंचा करेगा। उसके लिए आप देखेंगे मिड डे मील जैसे प्रोग्राम। हाँ, अभी जो वो देखेंगे जो 5 किलो वो दिया जाता है, राशन दिया जाता है, और वो दिया जाता है, आप देखेंगे कि भोजन के अधिकार के तहत दिया जाता है। वो राज्य का कर्तव्य है। उसके एक अधिनियम 2013 में लाया गया था, आपको पता ही होगा। अब उसके आगे देखते हैं। इसने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। वो कहा है केसी व्हीलर ने कहा है कि जो किसी राज्य का लक्ष्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य बनना है। और कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, वह नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें कही गई उनको फॉलो करके बनेगा। तो नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं, एक आकांक्षाएं क्या है, हमारी आकांक्षाएं क्या है कि हम लोग कल्याणकारी राज्य बने, हम संपन्न राष्ट्र बने, हम कभी भी अपने राष्ट्र में किसी को भूखमरी से मरने ना दें। तो यह कैसी, ये लोक कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा है, बात ध्यान रखिएगा। तो इसी को ये किसने शब्द यूज किए थे कि नीति निर्देशक तत्व को आकांक्षा एवं लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था। अब आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। किसने, सर आइवर जोन्स ने कहा है। भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता होती है भाग 4 में, और भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व की होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसके बारे में संविधान शांत है, वो है पौराणिक शिक्षा के बारे में। जो मतलब बुढ़े लोग होते हैं या जो ओल्ड एज में हो जाते हैं, वो उनकी शिक्षा के बारे में शांत हो जाता है। वहाँ उनकी नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ नहीं बोला है, बल्कि वहीं जब आर्टिकल 21A देखते हैं उसमें जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए बात कहा है। लेकिन जो पौर्ण शिक्षा के लिए, यानी जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा, उनकी शिक्षा के लिए संविधान में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, वह किया गया प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में किया गया है।
नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? वह दिया था आर्थिक लोकतंत्र का विचार वो दिया था भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? वो जो आर्थिक क्षेत्र में जो समाजवाद का जो विचार दिया था वो दिया था पत्रिकर ने दिया था। अब है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किसने लिया गया था? वो लिया गया था सरकार के लिए लिया गया था। अब देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बनाया गया था। वो था, आप देखेंगे 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 में किया गया था। अब है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? वो था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 31 का जोड़ा गया है और 31 का और 31 का आप बताइए किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? कल के लेक्चर में आप इस बात को हमने डिस्कस किया था। ये भी बता देते हैं प्रथम संविधान संशोधन, वो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार में अंतर, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश देता है, वो क्या है और वह किस प्रकार से मूल अधिकार से अलग है और इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को सौंपे गए दायित्व है। यानी जो मूल अधिकार किसको दिया गया? व्यक्तियों को दिया गया और नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, हमने जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे इस बात का डिस्कशन कर लिया था। जबकि वहीं देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को किसको सौंपा गया? वो राज्य को सौंपा गया है। राज्य नीतियां बनाएगा, राज्य नीतियों को लागू करेगा, राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का कार्य करेगा। तो मूल अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। यानी कि मूल अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है नागरिकों का या व्यक्तियों का, तो वो कोर्ट में जा सकता है और राज्य के विरुद्ध केस कर सकता है। लेकिन जबकि आप देखेंगे, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व में कोई नीतियां नहीं बन पा रही हैं तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाके ये नहीं बोल सकता कि राज्य अपने जो कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व उनको नहीं कर रहा है, उसके लिए वो केस नहीं लड़ सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है, उसके लिए कोई केस नहीं कर सकता है। और जबकि वहीं मूल अधिकार क्या है? उस परिवर्तनीय, उसके लिए नागरिक केस कर सकते हैं और व्यक्ति भी। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र, यानी जो राजनीति का लोकतंत्र है जिसमें सभी को समान रूप से कार्य करने, सहभाग करने के, देश के आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सभी को किसमें छूट मिली है? वह छूट मिली है आपको मूल अधिकार में मिली है। जबकि नीति निर्देशक तत्व में समाज व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। कैसा है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। तो वही राजनीतिक लोकतंत्र मूल अधिकार की बात होती है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र मूल अधिकार का भाग है, जबकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों का स्वरूप सामान्यता नकारात्मक होता है। मतलब जब भी आप मूल अधिकार आर्टिकल पढ़ेंगे तो बोलेगा कि नागरिकों को यह अधिकार है, राज्य इनके विरुद्ध ये कार्य नहीं कर सकता है, राज्य ये नहीं कर सकता है, इस तरह के भाव उसमें आते। तो वो कैसे भाव उत्पन्न करता है मूल अधिकार? वो नकारात्मक प्रवृत्ति का भाव उत्पन्न करता है। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उसमें बताया जाएगा कि राज्य ये कार्य करेगा, राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा। तो वो कैसे हो जाते हैं? वो सकारात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा।
अब उसके आगे देखते हैं हम। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल में जब होता है तो मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, जबकि नीति निर्देशक तत्व पर किसी प्रकार का निलंबन नहीं लगाया जा सकता है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उससे तो राज्य अपनी नीतियां निर्धारित करता है, अगर उन्हें ही हम सस्पेंड कर देंगे तो राज्य जो आपातकाल के दौरान कैसी नीतियां बनाएगा, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो इसीलिए आपातकाल के दौरान जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, जबकि वहीं आप देखेंगे मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। अब ये आगे देखते हैं। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है? इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। इसको कहा था डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा की प्रतीक नहीं है? मतलब एक बार फिर पढ़िएगा इसको। किस वाद में यानी किस केस में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है? वो कहा था गोपालन बनाम मद्रास राजवाद में कहा था कि जो राज्य है उसके जो नीति निर्देशक तत्व है वो जो बहुमत के लघु इच्छा, यानी कि अगर हम अपनी जनता जो है वो किसी को बहुमत के थ्रू पहुंचाती है, कितने लोग जाएंगे बहुमत के थ्रू? जब 280 लोग, मान लीजिए 280 लोग पहुंचे, बहुमत में आ गए, अब वो कैसे हो गए? लघु इच्छा। अब वो जो 280 लोग, उनकी लघु इच्छा, उनके मन की इच्छा के अनुसार वो प्रतीक नहीं है। जो चुने हुए लोग गए हैं वो अपने मन से कोई नीतियां नहीं बनाएंगे, बल्कि वह बहुमत के लोकतंत्र की बनाई गई इच्छा से बनाएंगे नीति। हाँ, वह राष्ट्र में जो तार्किक होगा उसके लिए नीतियां बनाएंगे। ये बात कहा था गोपालन बनाम मद्रास राजवाद में कहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि किस वाद में स्पष्ट किया गया, किस वाद में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। वो कहा था मिनवर मिल्स बनाम भारत संघवाद में बोला गया था कि भाग 3 यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संविधान संतुलन का आधारभूत ढांचा है, कहा गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई थी। वह दी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 में दी गई थी कि अगर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में कहीं एक दूसरे में टकराव होता है तो आर्टिकल 14, 19 और 31 पर वरीयता किसको दी जाएगी? वह दी जाएगी मूल अधिकार को कम और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। बात ध्यान रखिएगा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित किया था? तो वो किया था मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में किया था। नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसे हैं। यह किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य नसरुद्दीन ने दिया था। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक कहाँ मिलती है? वह आपको मिलेगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि आप देखेंगे जो संविधान निर्माता थे वह एक देश को कैसा बनाना चाहते थे, हमारे देश को, तो उसका भाव आपको नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा कि वह चाह रहे थे कि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, उसमें सभी नागरिकों को समान
वेतन मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। हाँ, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाए, सभी को सुरक्षित रखा जाए, या किसमें बोला गया था? यह बोला गया था नीति निर्देशक तत्व में बोला गया था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दिमाग की उपज यही थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का कर्तव्य किसका है? यह कर्तव्य आप देखेंगे राज्य का है। न्यायालय के किस वाद में केंद्र तथा राज्य को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उनके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए? वो कहा था एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 में बोला था। अब किसने कहा कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंध का उल्लेख करने का दुस्साहस नहीं करेगा? वो कहा था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा था? वो कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। अब है संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद, देख लेते कौन कौन से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 39 का उपखंड 4 जोड़ा गया, जिसमें बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधा तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग की रक्षा करना। 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 43 का में देखेंगे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भागीदार। 48 का में देखेंगे पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? वो जोड़ा गया आप देखेंगे 38वां अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। उसके बारे में देखते हैं। वह जोड़ा गया है, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा तथा प्रतिष्ठित अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, ये बोला गया था। अब है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 द्वारा क्या किया गया था? अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया था। याद है आपको अनुच्छेद 45 क्या है? वह 45 आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 21A है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या है? अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन है। अब है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वह किया गया था 15 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वह प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 1945 को प्रारंभ किया गया था। अब है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया? वह था 1 अप्रैल सन 2001 को बना दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया था? वो बना दिया गया था 1 अप्रैल सन 2001 को बना दिया गया था। अब 36 से लेकर 51 तक जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हम एक अच्छे से क्रमवार देख लेते हैं। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, 36 क्या कह रहा है? उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और वहीं बताया गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दिया गया हो, यानी कि जो मूल अधिकार में दिया गया हो। अब उसके बाद आर्टिकल 37 में कहा गया है इस भाग के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होगा। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में क्या कहा गया? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं जिसमें पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की बात की गई है। स्त्रियों व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 का में क्या कहा गया? समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी।
आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में देखेंगे काम की न्याय संगत व मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 कहा गया उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना है। 43 का क्या बोला गया है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने को। 44 में एक समान सिविल सहायता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध है। 46 में बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है। आर्टिकल 48 कृषि और पशु पालन का संगठन बताया गया है। आर्टिकल 48 पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और नीति तथा वन्य जीव की रक्षा। 49 में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करिए, उनकी आर्टिकल 49 में बताया गया है। आर्टिकल 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका से अलग रहेगी, किसमें बताया गया है? यह बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। आर्टिकल 51 में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात की गई है। अब देख लेते हैं इसमें और कितने पोर्शन बचे हुए हैं। अब आ जा रहा है मूल कर्तव्य आ रहा है। मूल कर्तव्य के लिए हम देख लेते हैं कितने पेजों में दिया गया है। एक पेज में दिया गया है, ये भी हम खत्म करते हैं इसी चैप्टर में, इसी में, ताकि हम मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व को एक ही वीडियो में समाप्त कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं, मूल कर्तव्य के बारे में प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वह था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। मूल कर्तव्य को किस समिति की संतुष्टि के आधार पर संविधान में जोड़ा गया? वो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को समावेशन किया गया था? वो 10 मूल कर्तव्य थे स्टार्टिंग में 1976 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य? वह 11 है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया? वह था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 था। विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है वह कौन है देश? वह सोवियत संघ था, इस समय रूस है वो। अब है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? वह सोवियत संघ से ली गई है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 51 का टा के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? और मूल कर्तव्य देखने को मिलेगा अनुच्छेद 6 से लेकर 14 तक के बालकों के माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भले उनके पास पैसा नहीं है तो नगर महापालिका जैसे छोटे स्कूलों में भेजें, सरकारी स्कूलों में, लेकिन पढ़ाएं जरूर, ये उनका कर्तव्य है। मूल कर्तव्य के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई है? वो थी वर्मा समिति 1999। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 का में की गई है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू की गई? वह लागू की गई सन 2002 में लागू की गई। इस संहिता में अभी कुछ थोड़ा सा बदलाव भी हाल ही में किया गया है इस साल। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थानों को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण शिक्षा संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया है? वह दिया है MC मेहता बनाम भारत संघ वाद में दिया गया है। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या है कि राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 का में की गई है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलनों को
प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनके पालन करने की बात की गई है, वह आर्टिकल 51 का के ख में की गई है। राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? वह अनुच्छेद देखेंगे 51 का के ग में है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 51 का के छ में की गई है। स्वर्ण सिंह समती ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के सुझाव दिया था? तो वो दिया था 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 10 जोड़ा गया था और एक जो है आप देखेंगे जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वह था आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। मूल कर्तव्य किस पर भारित है? मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर भारित है, ये बात ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? वो गैर न्यायोचित है, यानी इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? शामिल देखेंगे आप भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करना है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अब है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? इसके मौलिक अंतर में आपको देखने को मिलेगा कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल अधिकार नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में मूल कर्तव्य के किस स्थान पर रखा गया है? वह तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को कब लागू किया गया था? वह किया गया था 3 जनवरी 1977 को किया गया था। ज्ञानार्जन वह सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद 51 का जा में किया गया है। अब ये सारे लाइनवार से जो मूल कर्तव्य दिए गए उनको देख लेते हैं। 51 में का में क्या दिया गया? मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का पहला कर्तव्य क्या होगा? संविधान का पालन और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। स्वतंत्रता खा में क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना है। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखना है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए न जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण कर जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करके जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी मिली-जुली सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व समझें तथा उसका परीक्षण करें। अब है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्रमाण पत्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखने और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ें और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 वर्षों से 14 वर्ष के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक पर प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करें।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारा नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ मूल कर्तव्य भी समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में संघ की कार्यपालिका तथा विधेयक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जितने वीडियो उनको देख लीजिए ताकि आपको क्रमवार अध्ययन का एक प्रारूप समझ में आ जाए, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को अपने तक समाहित कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।